श्री सुनील सिंह, श्री कृष्ण कुमार सिंह मन्नू भैया, श्री कौशल शुक्ला, श्री राम सागर मौर्य, श्री सचिन वर्मा, श्री सुशील जायसवाल, श्रीमती आरती रावत, श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल और श्रीमती रानी कनौजिया और इस मैदान में मौजूद मेरे हैदरगढ़ के, मेरे परिवार के सभी सम्मानित बहनों, और आप लोगों ने तो स्वागत कर दिया, लेकिन भारत की परंपरा है शिष्टाचार का बढ़ावा, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दो पर यह तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर हैदरगढ़ के सभी बहनों भाइयों का नाराज भी होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर इसको ये गले मिल जाए। लेकिन कहीं गाड़ी और ये बताइए कि आप लोग ठीक ठाक हैं कि नहीं? लोग आप लोग ठीक ठाक हैं, खड़े हैं, आप सभी लोग ठीक ठाक हैं, इधर के लोग सभी लोग। अगर ये बताइए कि उस समय की जो सड़कें बनी थी, मैंने सड़कें कहीं खराब तो नहीं हुई हैं, सड़कें सब दुरुस्त हैं कि नहीं है, ठीक ठाक है? कहीं गड़बड़ हो तो हमको बता दीजिएगा, मैं मुख्यमंत्री जी को कहकर मैं कह दूंगा कि अगले साल भर के अंदर फिर से सड़कें बन जानी चाहिए। तो ठीक ठाक है, लाइट आ रही है, बिजली आ रही है। मैंने घर में जाती है तो रोशनी रहती है। और अब अच्छा ये बताइए कि यहाँ की चीनी मिल ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? चीनी मिल ठीक चल रही है? बहनों भाइयों, लोगों ने उस समय मुझसे मांग किया था कि यहां पर एक चीनी मिल होनी चाहिए। बहुत सारे चीनी मिल मालिकों से बात हुई, उन्होंने कहा साहब हैदरगढ़ में चीनी मिल लगाना बड़ा कठिन है, घाटे का सवाल। लेकिन मैंने किसी तरीके से आग्रह करके चीनी मिल हैदरगढ़ में लगवा दिया और मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि जितनी भी चीनी मिलें चल रही है, सबसे अच्छी तरह की चीनी मिल चल रही है शायद आपकी हैदरगढ़ में। आप लोगों के साथ हमारा बहुत पुराना रिश्ता, आज यदि मैं आपके बीच आया हूं तो यहां के प्रत्याशी दिनेश रावत के लिए वोट मांगे। बैजनाथ रावत जी हमारे विधायक हैं, बैजनाथ रावत जी हमारे विधायक हैं। आज भी
सज्जनता पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगा सकता। और आप देखिए, यह केवल भारतीय जनता पार्टी में आपको देखने को मिलेगा। इस बार टिकट नहीं मिला, फिर भी हमारे बैजनाथ रावत का इतना दिल बड़ा है, वो दिनेश रावत का समर्थन करने के लिए वह मंच कर रहे हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी की विशेषता। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी जो कहती है वह करती है। हमारे कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं हो सकता। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं ने बहुत सारी बातें कही। यदि आंशिक रूप से भी अपने वादों को पूरा कर दिया होगा तो हमारा भारत वर्षों पहले दुनिया का धनवान देश बन गया। करके हमने दिखाया। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूं, 1984 जब भी हमारी सरकार ने ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि अगर धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, बहनों भाइयों, आज प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। हम लोगों ने 1951 में 1951 जनसंघ के रूप में जब हम काम कर रहे थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय जो चुनाव लड़े थे, तो चुनावी घोषणा पत्र में उस समय हम लोगों ने कहा था 51 में जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी, संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। और बहनों भाइयों, हमने करके दिखाया। भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए, लेकिन धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हो गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जो भारत के मूल निवासी थे, वहां पर उनका धार्मिक उत्पीड़न होता था। जब वो भारत आते थे तो उन्हें आसानी से भारत की नागरिकता नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण यहां पर सम्मान की जिंदगी वो जी नहीं पाते थे, जो अब अन्य सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती। हम लोगों ने कहा था हमारी सरकार बनेगी, संसद में बहुमत मिलेगा, हम नागरिकता का कानून पास करेंगे और जो भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से अल्पसंख्यक भारत आकर भारत की नागरिकता लेना चाहेंगे, उन्हें हम भारत का नागरिक बनाएंगे। बहनों भाइयों, इसे भी हमने करके दिखाएंगे। यानी जो कहा था वह करके दिखाया। हम लोगों ने किसी भी सूरत में विश्वास का संकट नहीं पैदा होने। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2014 मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उसी समय आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में इस देश में चुनावी मैदान में थे। और मोदी जी ने उस समय जो कुछ भी कहा था, हम लोगों ने जो उस समय कहा था, सरकार बनने के बाद बहनों भाइयों अक्षरशः पालन हम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में क्या कभी आपने कल्पना किया कोई ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो इस बात की चिंता करेगा कि गरीब घर के माताओं बहनों की भी इज्जत होती है, सम्मान होगा, उन्हें बाहर न जाना पड़े, इसलिए शौचालय की व्यवस्था हर घर घर में होनी चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इतना ही नहीं,
गरीब परिवारों की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अगीची जलाकर, धुएं में खाना बनाती थी। प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, उन्होंने फैसला कर लिया कि हिंदुस्तान का एक घर भी शेष नहीं बचेगा। जहां लकड़ी से खाना बनता रहा है वहां पर हम गैस का सिलेंडर मुहैया कराएंगे, और हम लोगों ने गैस का सिलेंडर भी मुहैया कराया। मैं हैदरगढ़ के लिए भी कह सकता हूं, हम लोगों का संकल्प है, एक समय वहां आएगा भारत के अंदर कोई भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का मकान न मिल जाए। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हैदरगढ़ में भी कुछ लोगों को पक्का मकान मिला होगा। मिला है कि नहीं मिला? मिला है, बहुत सारे लोगों को मिला, और जिनको नहीं मिला है उनको मिलकर रहेगा। मैं आज आपको कहकर जाना चाहता हूं। दूसरी चीज, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया हर किसान के खाते में प्रतिवर्ष पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है आप लोग खाते में? मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक बार राजीव गांधी जी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं तो 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है और 15 पैसा लोगों की जेब तक पहुंच पाता है। लेकिन बहनों भाइयों, राजीव गांधी जी ने लाचारी व्यक्त की थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। सिस्टम में बदलाव लाया, व्यवस्था में बदलाव लाया, और ऐसा बदलाव लाया कि आज 100 पैसा यानी दिल्ली के खाते से चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है। बहनों भाइयों, एक पैसा भी इधर उधर नहीं होने का। भ्रष्टाचार पर अंकुश भाषण देकर नहीं लगाया जा सकता। भ्रष्टाचार पर यह अंकुश लगाना है तो हमको व्यवस्था में परिवर्तन करना है, तभी जाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकता है। कई लोग, और मैं आज कहना चाहता हूं फिर से, पहली बार हिंदुस्तान में ऐसी सरकार आई है जिस सरकार ने कहा है हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कि एक मेडिकल कॉलेज न हो जाए। पहले हमारे उत्तर प्रदेश में भी इन्हें गिने मेडिकल कॉलेज, अब कुछ मेडिकल कॉलेज थे तो बड़े बड़े शहरों में 1, 2, 3 मेडिकल कॉलेज बाद में बन गए, हर जिले में नहीं। मैं समझता हूं बाराबंकी में भी कोई मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, अभी नहीं, लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिलाकर जाना चाहता हूं बाराबंकी में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, और आप लोग अपना भी इलाज वहां पर करा सकते हैं। कई योजनाएं, कितनी योजनाओं की मैं आपसे चर्चा करूं। जो हम लोगों ने कहा था वो किया। जिस समय प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी मोदी जी ने, हम और वो दोनों लोग शपथ लेने के बाद जब मंच से उतरे तो बहुत सारे पत्रकारों ने घेर लिया, कहा कि मोदी जी कुछ बोलिए। तो मोदी जी ने कहा बाद में प्रेस करेंगे, बोलिए। तो मैंने कहा कि कुछ बोलिए। जानते हैं क्या कहा था? एक वाक्य मोदी जी ने कहा था, मेरी सरकार भारत के गरीबों को समर्पित है, भारत के गरीबों को समर्पित। बहनों भाइयों, वह जुबान से निकली हुई आवाज नहीं थी, वह दिल से निकली हुई आवाज, और गरीबों के लिए वही किया। हम विकास की राजनीति करते हैं, हम विकासवादी हैं, और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टियां ये विकास विरोधी पार्टी। जितना काम हमारी सरकार ने किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दूसरी सरकारों ने उतना काम नहीं किया। और मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार आने के बाद बहनों भाइयों, भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा हुआ है। पहले भारत कुछ बोलता था, दुनिया गंभीरतापूर्वक उसे सुनती नहीं थी। आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है।
भारत की ताकत बड़ी है। भारत कमजोर भारत नहीं है, बल्कि भारत दमदार भारत है, ताकतवर भारत है। आपने देखा, मैं भारत का गृह मंत्री था, उसी समय कश्मीर में उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर कायराना हमला कर दिया। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के कई जवान मारा गए, शहीद हुए। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को बुलाया, साथ बैठे, 10 मिनट के अंदर फैसला कर दिया। और उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया था। मैंने हमने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि भारत का यह इतिहास रहा है कि दुनिया के किसी देश पर हमने न तो कभी कब्जा किया है, न दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर को हमने कब्जा किया है, न कभी आक्रमण किया है। लेकिन भारत की तरफ यदि कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। और पाकिस्तान की धरती पर जाकर हमारे सेना के जवानों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, बहनों भाइयों, संदेश चला गया सारी दुनिया को कि यदि भारत की ओर कोई आंख उठाकर देखने की कोशिश करेगा तो भारत इस पार भी मार सकता है और जरूरत पड़ी तो उस पार भी जाकर भारत मार सकता है। यह संदेश सारी दुनिया को चला गया। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी मां भारती का मस्तक किसी भी सूरत में झुकने देगी। आपको भरोसा दिलाता, भारत का मस्तक ऊंचा होता रहा। योगी जी ने करिश्माई काम किया। अर्थव्यवस्था के आकार, हर राज्य का, हर देश का एक अर्थव्यवस्था का आकार होता है। वहां की अर्थव्यवस्था कितने की है? उत्तर प्रदेश भी बहुत ही पिछड़े राज्यों में आता है। 5 साल में योगी जी ने करिश्माई काम किया है। यहां की अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपए था। बहनों भाइयों, 5 साल में बढ़ाकर उसको 21 लाख करोड़ रुपए करने का काम आपके मुख्यमंत्री जी ने किया। यह कोई छोटा काम नहीं है। हैदराबाद में बुलडोजर तो नहीं आया, हैदराबाद में बुलडोजर तो नहीं आया। क्यों देखिए, बुलडोजर तो नहीं आया था। ये कह रहे हैं बुलडोजर भिजवा दीजिए किसी की तरह। बहनों भाइयों, यहां बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पर बड़े शरीफ लोग हैं, बड़े सज्जन लोग रहते हैं। यहां पर कोई माफिया नहीं रहता, सज्जन लोग हैं। यहां बुलडोजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ये बताइए, कोई गुंडा बदमाश कोई कहीं पर होगा तो जेल के बाहर तो नहीं है, भीतर है ना, आराम कर रहा है ना। आप लोग मिलने तो नहीं जाते हैं। बच के रहना, बच के रहना। बहनों भाइयों, जब तक राज्य की कानून और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, जब तक कानून का शासन नहीं होगा, बहनों भाइयों, उस राज्य का विकास किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त होती है चुस्त दुरुस्त कानून की व्यवस्था का होना। और यह देखिए, माफियाओं के बड़े बड़े आलीशान मकान यदि गिराए जा रहे हैं, बंगले गिराए जा रहे हैं, तो हमारी यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया है, जो भूमि खाली होगी उस पर किसी पूंजीपति का मकान नहीं बनेगा, बल्कि गरीबों के लिए आवास बनाया जाएगा। यह होती है शासन की संवेदनशीलता। कई ऐसे कदम उठाए, लेकिन यह समाजवादी पार्टी के लोग अब आजकल लाल पोटली लेकर घूम रहे हैं। देखा है लाल पोटली की नहीं? बच के रहना, उसमें कोई गड़बड़ है। बहनों भाइयों, जब कोई व्यक्ति डूबने लगता है पानी में, उसके लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। समाजवादी पार्टी भी अब जा रही है
मैंने गई हुई है और बुरी तरह जाएगी। अब उन्होंने मान लिया है हमारी सरकार अब नहीं आने वाली है, लंबे समय तक हिंदुस्तान में प्रदेश में सरकार रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। बहनों भाइयों, लोगों ने मान लिया। और सच्चा समाजवादी वही होता है जो कि गरीबों के भूख और भय दोनों का समाधान करे। समाजवादी पार्टी की यहां सरकार रहते हुए गरीबों की भूख भी बढ़ी, भय भी बढ़ा, क्योंकि गुंडे बदमाशों का एक छत्र बढ़ा। लेकिन यहां की जनता की भूख का समाधान हिंदुस्तान के करने का काम यदि किसी भारत माता के सपूत ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। मेरे बहनों, कोरोना का संकट था, कोरोना यहां भी कुछ लोगों को हुआ था कि नहीं? कोरोना कुछ लोगों, कोरोना का संकट था, सारी दुनिया में कोरोना का संकट था। लेकिन जिस तरीके से भारत ने कोरोना पर काबू पाया है, उसकी चर्चा, उसकी प्रशंसा केवल भारत में ही नहीं हो रही है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में हो रही है। बहनों भाई, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे सारे देश जो आज तक कोरोना पर काबू नहीं पा पाए, भारत के हमारी सरकार ने बहनों भाइयों डंके की चोट पर कोरोना पर काबू पाने में कामयाबी हासिल की है। वैक्सीन, जो टीका लगता है, भाई आवाज जरा धीमा कर, जो टीका लगता है, टीका पहले भारत में ही बनता था, दुनिया के दूसरे देशों से आता था। आज इतनी ही जल्दी हालात बदल गए, आज भारत में वैक्सीन बनने लगे, टीके बनने लगे। बहनों भाइयों, अब केवल भारत के लोग ही उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, दुनिया के दूसरे देशों को भी हम मुहैया करा रहे हैं। यह है भारत की ताकत। मैं देश का रक्षा मंत्री, सीमाओं की रक्षा करना, देश की संप्रभुता और अखंडता, एकता की रक्षा करना यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप लोगों ने देखा कि मेरे बहनों भाइयों, गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, हमारे बहुत कुछ जवानों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन भारत की 1 इंच जमीन पर किसी को कब्जा नहीं करने दिया। बहनों भाइयों, भारत की और यह हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो मन आता है तो बोलते हैं, कहते हैं कि गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें भारत के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के सेना के जवान कम मारे गए। अभी हाल में ही ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में क्लेक्सान नाम है, उसमें एक खोजी पत्रकार ने लिखा है कि मैंने घूम फिर कर बातचीत करके गोपनीय तरीके से पता लगाया है, गलवान घाटी में भारत और चीन के सेना के जवानों के बीच जो संघर्ष हुआ था, चीन के 38 से लेकर 50 लोग मारे गए। बहनों भाइयों, यह है हमारे भारत के सेना के जवानों की ताकत। देश के स्वाभिमान के सवाल पर, देश के स्वाभिमान के सवाल पर मेरे बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियों को सारे भेदभाव भुलाकर एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। और यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी हिंदू मुसलमान की बात करके देश को बांटना चाहते हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा भारत हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटना चाहिए। हिंदू मुसलमान सभी एक साथ कदम से कदम मिलाकर भारत का मस्तक ऊंचा करेंगे। बहनों भाइयों, ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं। हमारे भारत की परंपरा, हमारे भारत की संस्कृति की विशेषता कि हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से सारी दुनिया को यह संदेश दिया है, सारी दुनिया को संदेश दिया है
कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी देश से गया है तो वह भारत देश की धरती से गया है। पूरा विश्व ही हमारा परिवार। अरे भारत तो ऐसा देश है, सब तो सब नाग पंचमी के दिन सर्प को भी, जहरीले सर्प को जिसके काटने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस जहरीले सर्प को भी गाय का शुद्ध दूध मिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना करता है बहनों भाई। और यहां पर जाति पात मजहब इस आधार पर भेदभाव फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, इन लोगों को समझाइए, इनकी समझ में आता नहीं है जल्दी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको जानकारी देना चाहता हूं, पहले मैं रक्षा मंत्री से बता रहा हूं, पहले हम दुनिया के दूसरे देशों से टैंक, तोप, मिसाइल, ये सब दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते। अब हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि बहनों भाइयों, बहुत कम सामान जो बहुत जरूरी हो गया, जो हमारे यहां नहीं है, जो हम नहीं बना सकते, वही दुनिया के दूसरे देशों से खरीदेंगे। नहीं तो सारे के सारे टैंक, तोप, मिसाइल भारत की धरती पर बनेगा। हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। रक्षा के मामले में, हथियारों के मामले में, हवाई जहाज के मामले में हम भारत को ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। अब आपने देखा आपने 2-3 महीने पहले ही मैं लखनऊ आया था। लखनऊ में एक ब्रह्मोस मिसाइल का कारखाना लग रहा है बहनों भाइयों, ब्रह्मोस मिसाइल। यानी यहां हैदरगढ़ में बैठे बैठे ब्रह्मोस मिसाइल चलाई जाए तो 400-600 और 800 किलोमीटर तक जाकर धराशायी कर सकती है। यह ब्रह्मोस मिसाइल के अंदर था। अब आपके उत्तर प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में अब गोली नहीं बनेगी बहनों भाइयों, अब तो गोले बनेंगे। यह बात इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। और आपके सांसद उपेंद्र सिंह रावत, निहायत शरीफ, निहायत सज्जन आदमी उपेंद्र सिंह रावत, और मैंने संसद में देखा है क्षेत्र के विकास के लिए उपेंद्र सिंह रावत बराबर इधर उधर दौड़ते रहते हैं, मंत्रियों से मिलते रहते हैं। अब यह बात सही है कि हर काम नहीं होता, लेकिन उपेंद्र सिंह रावत भी बराबर कोशिश करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों कि ठीक है, कोई यह कह सकता है कि हमारा काम यह हुआ या नहीं हुआ, यह तो कह सकता है, लेकिन यह नहीं कह सकता बहनों भाइयों उस आदमी के ऊपर, हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है, यह भी उंगली उठाकर कोई नहीं कह सकता। इतनी बात मैं दावे के साथ। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, मैं आपसे कहने आया हूं, दिनेश रावत जिसके साथ हमारे विधायक बैजनाथ रावत जैसा व्यक्ति भी खड़ा है, आप दिनेश रावत को भारी मतों से, कितने मतों से, बस 10,000, 1 लाख, क्यों दिनेश कहां है? अरे लोग तो 1 लाख से कर नहीं, 1 लाख। अरे सुन लीजिए, आप लोगों ने कहने को तो जोश में 1 लाख बोल दिया। 1 लाख से जिता देंगे तो मैं फिर से हैदरगढ़ में आपका आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। 1 लाख से तो चले
चले? अरे कुछ लाए हो, पानी वानी नहीं चाहिए। अरे दीक्षित जी पहले आते थे तो अपने पॉकेट में कुछ ना कुछ रख के आते थे। आज इनकी पॉकेट में देखने लगा तो उसमें केवल कुछ पैसा था, कुछ सामान था ही। हाँ, लेकिन सुंदरलाल जी की चिंता किया करिए, यदि ये गुस्सा है, कुछ गड़बड़ गाली भी दे सकते हैं। हालांकि बुरा मत मानिएगा आप। आज जब दीक्षित जी बोल रहे थे, सुनो, आज जब दीक्षित जी बोल रहे थे तो मैं उनकी तरफ देख रहा था। मैंने कहा दीक्षित जी में जोश वही वाला, केवल दांत टूट गया। और दीक्षित जी, मैं चाहता हूं कि दीक्षित जी जब तक रहे इस धरती पर, इनके मुंह में दांत होना चाहिए। इसलिए दीक्षित जी आइएगा लखनऊ में, हम आपको दांत लगवा देंगे, आप दांत लगवा कर ही आएंगे। आपका जोश, आपका उत्साह, आपका हौसला इसी तरह बना रहना चाहिए, ठीक है ना? तो भाई अब चलते हैं, फिर बाद में मिलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ